हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में यूज की जाने वाली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसके 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही +1 अकाउंटिंग के जितने भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर की वीडियोस भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस फोर्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 5 बेसिक टर्म्स के बारे में, और ये लास्ट 5 बेसिक टर्म्स हैं। 15 टर्म्स हम ऑलरेडी डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है ड्राइंग्स, सेकेंड हमारे पास आती है परचेजेस, थर्ड स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, फोर्थ डेटर्स, और लास्ट 5th हमारे पास आते हैं क्रेडिटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं और रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। फर्स्ट बेसिक टर्म हमारे पास आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एक ऐसी अमाउंट होती है जिसको एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से विड्रॉ करवाता है फॉर पर्सनल यूज। इट मीन्स जब एक बिजनेसमैन अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर उसी अमाउंट में से वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली नीड्स के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। सिंपल है, अगर एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किए एज अ कैपिटल और उसमें से अगर वो 10,000 विड्रॉ करवा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, देन वो 10,000 की अमाउंट क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर वो अमाउंट विड्रॉ करवाता है अपनी कैपिटल में से, अपने बिजनेस में से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, तभी हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ड्राइंग्स को हम डिफरेंट वेज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको 2 वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास आती है कैश और सेकेंड हमारे पास आती है गुड्स। इट मीन्स बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से या तो कैश विड्रॉ करवा सकते हैं या फिर अपनी गुड्स। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ करता है अपने यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तब हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने ही गुड्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, शर्ट्स उसने विड्रॉ करवाई अपने यूज के लिए, तो ये उसकी ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेजेस। टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड इन अ बिजनेस फॉर रीसेल और यूज इज कॉल्ड एज परचेजेस। परचेजेस हम गुड्स को बोलते हैं। गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज किया जाता है। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसको हम परचेजेस बोलते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, अगर आप ट्रेडर हो तो आप गुड्स को परचेज करोगे, और गुड्स उन्हीं को बोला जाता है, परचेजेस उन्हीं को बोला जाता है जो फर्दर रीसेल करने के लिए यूज की जाती हैं। या तो उनको रीसेल किया जाता है या फिर आप पर्सनली उनको यूज करते हो। ओवरऑल अगर कहा जाए तो परचेजेस में कैश परचेजेस भी आ जाती हैं, क्रेडिट परचेजेस भी आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोड्यूस्ड जो गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसी में इंक्लूड की जाती हैं। यहां पर हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं परचेजेस को 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडर और सेकंड हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर। इट मींस अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, आप रेडीमेड गुड्स को परचेज करते हो फिर देन सेल करते हो, इन दैट केस जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो रीसेल करने के लिए उनको हम परचेजेस बोलते हैं। और इसमें क्रेडिट और कैश दोनों परचेजेस को इंक्लूड किया जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में वो बिलोंग करती हैं, और इसमें
रेडीमेड गुड्स को परचेज किया जाता है। यहाँ पर गुड्स को परचेज नहीं, प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो परचेज करना होगा। सो इट मीन्स यहाँ पर परचेजेस किसको माना जाता है? उन सभी रॉ मटेरियल्स को, टूल्स को, जिनको यूज करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट और कैश दोनों ही परचेजेस को इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दो वर्ड्स यूज किए गए हैं परचेज में। फर्स्ट, चाहे गुड्स परचेज की हो रीसेल के लिए, चाहे फिर पर्सनल यूज के लिए, उनको हम परचेजेस में इंक्लूड करते हैं। इट मीन्स मान लीजिए आपने गुड्स परचेज की रीसेल करने के लिए, तो वो तो आपकी परचेजेस हैं ही। ऐसे ही मान लीजिए आपने कुछ गुड्स परचेज की थी रीसेल करने के लिए, लेकिन आप उसको अपनी पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, यानी पर्सनल यूज कर रहे हैं, वो भी आपकी परचेजेस में ही इंक्लूड की जाएगी। सो ट्रेडर और मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग पहले हमने एक्सप्लेन करना है, देन फिर रीसेल और पर्सनल यूज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है परचेजेस को, और लास्ट में कैश और क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी एक्सप्लेन करना है। सो ऐसे ही थर्ड हमारे पास आता है स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपनी गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखता है, ताकि जब मार्केट में डिमांड हो तब वो उनको सेल कर सके। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्टॉक एक तरह से करंट एसेट्स होती है, जिसको एक बिजनेसमैन मार्केट में सेल करता है जब मार्केट में उनकी डिमांड क्रिएट होती है। अब यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि स्टॉक को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक, देन हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करते हैं जो पहले से ही स्टेब्लिश्ड हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हम उनके लिए यूज करते हैं जो पहले से ही स्टेब्लिश्ड होती हैं या फिर न्यू बिजनेस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, इन दैट केस आपने गुड्स परचेज की 1000 यूनिट्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 800 ही मार्केट में सेल हो पाई, तो रिमेनिंग 200 यूनिट्स जो आपने सेल नहीं की, वो आपके लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आप उसको दोबारा से सेल करने की ट्राई करोगे। सो इट मीन्स एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो होते हैं उनके लिए ओपनिंग स्टॉक भी होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो पिछले साल बच गया था, जो सेल नहीं हुआ था, लेकिन करंट ईयर में, इस ईयर में हम उसको सेल करेंगे, इसलिए ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि अनसोल्ड रह जाता है करंट ईयर में, जो कि सेल नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम कहें न्यू बिजनेस की बात, तो एक न्यू बिजनेस के लिए ओपनिंग स्टॉक तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो उसका बिजनेस था ही नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर उसकी कुछ भी गुड्स नहीं बची होंगी। करंट ईयर में उसने अपना न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, तो उसके लिए यह पॉसिबिलिटी है कि उसका क्लोजिंग स्टॉक बच जाए। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो प्रीवियस ईयर सेल नहीं हुआ था, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इसको सेल करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो प्रीवियस ईयर सेल नहीं हुआ था। सो क्लोजिंग स्टॉक से ही हमारा ओपनिंग स्टॉक डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट, स्टॉक को हम ट्रेडर और मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। सो यहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ट्रेडर के लिए जो स्टॉक होता है वो उसकी फिनिश गुड्स होती हैं, क्योंकि वो रेडीमेड गुड्स को परचेज करता है, देन उन्हीं को मार्केट में सेल करता है। इट मीन्स अगर उसका कोई स्टॉक बच जाता है तो वो फिनिश गुड्स में ही होगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर तो करता नहीं है। दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए स्टॉक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रॉ मटेरियल, यानी उसके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड उसके पास आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस एक ऐसा स्टॉक होता है, ऐसी गुड्स होती हैं जो भी अंडर द प्रोसेस है, यानी अभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन प्रोसेसिंग में है, जल्दी ही हो जाएंगी। सो उसका भी स्टॉक उसके पास हो सकता है। और थर्डली उसके पास फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। सो इट मीन्स
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर वो ट्रेडिंग है यानी बाइंग एंड सेलिंग करता है तो उसके लिए फिनिश गुड्स ही उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास रॉ मटेरियल भी होगा, ऐसी गुड्स भी होंगी जो फिनिश्ड तो नहीं है लेकिन बनने वाली हैं, और ऐसी गुड्स भी होंगी जो फिनिश्ड गुड्स बन चुकी हैं, और इन तीनों के रिगार्डिंग उसके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटर्स। डेटर्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम करंट एसेट्स में इन्वॉल्व करते हैं। डेटर्स वो सभी पर्सन्स होते हैं जिससे बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी होती है। सिंपल एग्जांपल है, अगर एक बिजनेस ने किसी दूसरे इंडिविजुअल को कुछ गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर, उधार पर, इन दैट केस उस पर्सन को फ्यूचर में ही सही पेमेंट तो करनी होगी। इट मीन्स डेटर वो पर्सन्स होते हैं जिससे एक बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास बिजनेस है, इसने गुड्स सेल की एक कस्टमर को जिसका नाम है ए। सो ये इसने सेल कर दी इनको गुड्स, लेकिन बदले में ए ने इनको कुछ भी पे नहीं किया, यानी उधार पर, क्रेडिट पर प्रोडक्ट्स परचेज किए। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ए पर्सन है वो क्या है, डेटर है। डेटर वो पर्सन होता है जिससे अमाउंट रिसीव करनी होती है। सो क्योंकि बिजनेस ने इसको उधार पर गुड्स सेल किए हैं, बदले में अमाउंट रिसीव नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होगी। इट मीन्स जो ए है वो बिजनेस के लिए क्या है, डेटर है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डेटर्स आर दोज पर्सन्स फ्रॉम whom a business needs to receive the money for the reason being selling goods on credit। डेटर्स वो सभी पर्सन्स होते हैं जिसको एक बिजनेस उधार पे गुड्स सेल करता है और बाद में अमाउंट रिसीव करता है। सो बुकिश लैंग्वेज में आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, डेटर्स आर पर्सन्स हु ओव टू एन एंटरप्राइज, यानी वो सभी पर्सन्स जिन्होंने बिजनेस को पेमेंट करनी है। सो ओव टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। वो सभी पर्सन्स जिन्होंने बिजनेस से उधार पर गुड्स या सर्विसेज परचेज किए हैं और जिन्होंने बिजनेस को पेमेंट करनी है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। सो क्योंकि डेटर वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है, इट मीन्स बिजनेस के लिए ये क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, और ये करंट एसेट्स होती हैं क्योंकि इनसे पेमेंट विद इन अ 1 ईयर रिसीव करनी होती है। लास्ट हमारे पास आता है क्रेडिटर्स। डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट। डेटर्स वो सभी पर्सन्स होते हैं जिससे बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी होती है, और क्रेडिटर्स वो सभी पर्सन्स होते हैं जिसको बिजनेस ने पेमेंट करनी होती है। क्योंकि सिंपल है, अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो हो सकता है एक बिजनेसमैन ने उधार पर प्रोडक्ट परचेज की हों, अपने सप्लायर से उधार पर गुड्स परचेज की हों और बाद में कस्टमर्स को सेल की हों। इट मीन्स अगर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से क्रेडिट पर, उधार पर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी। सो वो सभी पर्सन्स जिसको पेमेंट करनी पड़ती है बिजनेस के द्वारा, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, क्रेडिटर्स में। सिंपल यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास हमारा बिजनेस है, बिजनेस को गुड्स चाहिए अपने कस्टमर को सेल करने के लिए, तो बिजनेस ने एक सेकंड बिजनेस से यानी अपने सप्लायर से वो गुड्स परचेज की क्रेडिट पर यानी उधार पर, और उन गुड्स को अपने कस्टमर को फाइनली सेल कर दिया। सो इट मीन्स हमारे बिजनेस ने अपने सप्लायर को अभी पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ती है क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करने के लिए, तो जिसको पेमेंट करनी पड़ती है वो पर्सन क्या होता है, क्रेडिटर। सो ये क्या है, क्रेडिटर। सो जिससे पेमेंट रिसीव करनी है वो डेटर, और जिसको पेमेंट पे करनी है वो क्रेडिटर। यहां पर हमें कह रहे हैं दोज पर्सन्स टू हुम एन एंटरप्राइज नीड टू पे फॉर द रीजन बीइंग परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। वो सभी पर्सन्स जिससे एक एंटरप्राइज ने क्रेडिट पर प्रोडक्ट परचेज किए हों, सर्विसेज परचेज की हों,
जिनको पेमेंट करनी पड़ती है फॉर द रीजन बीइंग परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उन सबको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने अपने रिमेनिंग बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करेगी अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज को इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।